हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। ये आपके इन क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है द सी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ कीवर्ड। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कितने टोटल कीवर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स आपकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे शब्द होते हैं जो कि पहले से रिजर्व होते हैं किसी काम के लिए। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन ए 32, बी 40, सी 24 या फिर डी 56। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 32। तो इस तरीके से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो आपकी सी लैंग्वेज होती है उसमें आपके जो रिजर्व वर्ड होते हैं वो होते हैं आपके 32। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीवर्ड यूज्ड फॉर ए स्टोरेज क्लास। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा कीवर्ड है जिसका यूज़ हम स्टोरेज क्लास के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आपने पढ़ा है कि हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी है उसके अंदर आपकी 4 टाइप की स्टोरेज क्लास होती हैं, ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्नल। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक के लिए हम ऑटो कीवर्ड का यूज़ करते हैं, रजिस्टर के लिए हम रजिस्टर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, स्टैटिक के लिए स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया जाता है और एक्सटर्नल के लिए आपका एक्सटर्न कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो हैं ऑप्शन ए प्रिंटफ, बी एक्सटर्नल, सी ऑटो या फिर डी स्कैनफ। तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से जानते हैं प्रिंटफ कोई भी और स्टोरेज क्लास का कीवर्ड नहीं है, आपका एक्सटर्नल भी नहीं है, स्कैनफ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ऑटो, ये आपका स्टोरेज क्लास का एक कीवर्ड है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम ऑटोमेटिक जो हमारी स्टोरेज क्लास होती है उसके लिए हम ऑटो कीवर्ड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन इन द हेडर फाइल इज। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपका फंक्शन प्रोटोटाइप है वो किस हेडर फाइल के अंदर होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए कि जो हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप है उसे आप एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो होता है आपका फंक्शन डेक्लेरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोटोटाइप आपका किस हेडर फाइल के अंदर होता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन ए stdio.h, बी stdlib.h, सी conio.h या फिर डी io.h। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए stdi.h। क्वेश्चन नंबर 4 है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होता है उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, किस काम के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए माइक्रो एक्सपेंशन, बी फाइल इंक्लूजन, सी कंडीशनल कंपाइलेशन या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हम माइक्रो एक्सपेंशन भी करते हैं, फाइल इंक्लूजन भी होता है और कंडीशन कंपाइलेशन भी होता है। इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑपरेटर हैज़ द लोएस्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो ऑप्शंस में आपको ऑपरेटर्स दिए गए हैं उनमें से सबसे कम, सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किस ऑपरेटर की है, ठीक है। यहाँ पे आप इसे प्रायोरिटी भी बोल सकते हैं और प्रेसिडेंस भी कह सकते हैं। ऑप्शन ए है आपका प्लस प्लस, बी परसेंटाइल, सी प्लस या फिर डी लॉजिकल और। ये आपका लॉजिकल और का सिंबल है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी लॉजिकल और। जो ऑप्शन में आपको ऑपरेटर दे रखे हैं उनमें से सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी आपकी यहाँ पे है लॉजिकल और ऑपरेटर की। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका द टाइप कास्ट ऑपरेटर इज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टाइप कास्ट के लिए किस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टाइप कास्टिंग होती क्या है। जो आपका टाइप कास्ट ऑपरेटर है उसका यूज़ हम करते हैं किसी भी डेटा को एक डेटा टाइप में से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि आपके पास में कोई इंटीजर टाइप का डेटा है, उसे आप चेंज करना चाहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में। तो इस तरीके से जब हम किसी एक डेटा को एक डेटा टाइप में से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करते हैं तो वो आपका कहलाता है टाइप कास्टिंग। वो आप टाइप कास्टिंग के द्वारा ही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी 2 टाइप की होती है ये टाइप कास्टिंग जो है, पहला आपका इम्प्लीसिट और दूसरा आपका एक्सप्लीसिट। इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग जो होती है वो ऐसी टाइप कास्टिंग होती है जो कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली कर लेता है, ठीक है। ये आपका ऑटोमेटिकली होता है। और आपका बी वाला जो दे रखा है एक्सप्लीसिट, ये ऐसी टाइप कास्टिंग होती है जो कि प्रोग्रामर अपनी नीड के अकॉर्डिंग करता है।
अगर प्रोग्रामर को नीड है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में किसी डेटा को चेंज करने की, तो वो एक्सप्लिसिट का यूज़ करेगा। अगर कंपाइलर चेंज कर रहा है ऑटोमेटिकली किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में, तो वो कहलाता है आपका इम्प्लिसिट डेटा टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका टाइप, इसका यूज़ किया जाता है आपका टाइप कास्ट ऑपरेटिंग के लिए। तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइल मैनिपुलेशन फंक्शन इन सी आर अवेलेबल इन विच हेडर फाइल। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो आपका सी लैंग्वेज है उसमें आपका जो मैनिपुलेशन फंक्शन है वो किस हेडर फाइल में अवेलेबल होता है। ऑप्शन ए आपका stream.h, बी stdio.h, सी stdlib.h या फिर डी file.h। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी stdio.h। तो stdio.h जो आपकी हेडर फाइल होती है उसके अंदर आपका फाइल मैनिपुलेशन फंक्शन अवेलेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच पेयर ऑफ फंक्शन बिलो आर यूज्ड फॉर सिंगल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फंक्शन का वो कौन सा पेयर है जिसका यूज हम सिंगल कैरेक्टर के इनपुट आउटपुट के लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है गेट केयर एंड पुट केयर फंक्शन, बी स्कैनफ एंड प्रिंटफ फंक्शन, सी इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन या फिर डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए गेट केयर एंड पुट केयर फंक्शन। तो इस तरीके से सिंगल कैरेक्टर को इनपुट आउटपुट करने के लिए हम गेट केयर और पुट केयर फंक्शन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच फंक्शन इज यूज्ड टू रीड कैरेक्टर एज यू टाइप। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो कैरेक्टर हम टाइप कर रहे हैं उसे रीड करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए गेट केयर फंक्शन, बी गेट सी एच फंक्शन, सी गेट सी एच ई फंक्शन या फिर डी बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्टर अगर आप टाइप कर रहे हो तो उसे रीड करने के लिए हम गेट सी एच फंक्शन का भी यूज़ करते हैं और गेट सी एच ई फंक्शन का भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है गेट सी एच ए आर गेट केयर फंक्शन। तो गेट केयर फंक्शन का यूज़ हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि गेट केयर जो फंक्शन है उसका यूज़ हम करते हैं अगर हम रन टाइम पर किसी भी कैरेक्टर को रीड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका बी और सी है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ डबल टाइप वेरिएबल। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज हम डबल टाइप वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए %IF, बी %ID, सी %IU या फिर डी %F। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए %IF। तो इस तरीके से %IF का यूज़ हम आपके जो डबल टाइप वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड ऑफ सी। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी का कीवर्ड नहीं है। ऑप्शन ए है आपका ऑटो, बी रजिस्टर, सी इंट या फिर डी फंक्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए दे रखा है ऑटो, ये आपके स्टोरेज क्लास का एक कीवर्ड है। इसी तरीके से बी रजिस्टर, ये भी आपकी स्टोरेज क्लास का एक कीवर्ड है। सी इंट, इंट आपका एक डेटा टाइप होता है इसीलिए ये भी आपका क्या है यहाँ पे एक कीवर्ड है। सी में फंक्शन नाम का कोई भी कीवर्ड यूज नहीं किया जाता है, तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है फंक्शन, ये आपका सी का कीवर्ड नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उन ऑप्शंस में जो ऑपरेटर आपको दिए हैं उनमें से कौन सा ऑपरेटर आपका राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका दे रखा है लॉजिकल और, बी / सी परसेंटाइल या फिर डी साइज ऑफ। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी साइज ऑफ। साइज ऑफ जो आपका ऑपरेटर होता है वो आपका राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज नोन एज। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो आपकी टाइप कास्टिंग होती है वो दो टाइप की होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट जो टाइप कास्टिंग होती है उसको हम बोलते हैं टाइप प्रमोशन। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जो आपके एक्सप्लिसिट टाइप की जो टाइप कास्टिंग होती है उसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं वो आपका ए कन्वर्जन, बी
डिसजंक्शन, सी सेपरेशन या फिर डी कास्टिंग। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है बाय डिफॉल्ट ए फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू ऑफ टाइप। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो हमारा फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट हमें किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रोग्रामिंग में जो हम फंक्शन यूज करते हैं वो कोई ना कोई वैल्यू हमें रिटर्न जरूर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछे बाय डिफॉल्ट हमें किस टाइप की फंक्शन जो है वो वैल्यू को रिटर्न करता है। ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए इंट, बी कैर, सी वॉइड या फिर डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इंट। इंटीजर टाइप की जो वैल्यू होती है वो हमारा जो फंक्शन है बाय डिफॉल्ट उसे रिटर्न करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज साइज ऑफ इन सी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपका साइज ऑफ है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है। ऑप्शन ए ऑपरेटर है, बी रिजर्व वर्ड, सी बोथ ए एंड बी या फिर डी फंक्शन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, क्योंकि साइज ऑफ जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में एक ऑपरेटर है और ये आपका एक रिजर्व वर्ड भी है, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा जो आपका साइज ऑफ होता है, साइज ऑफ जो ऑपरेटर है वो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, ठीक है, जो कि आप पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका विच इज नॉट कीवर्ड इन सी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कीवर्ड नहीं है। ऑप्शन ए है आपका टाइप डिफ, बी नियर, सी कॉम्प्लेक्स या फिर डी बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी नियर और कॉम्प्लेक्स। ये दोनों क्या है, ये सी के कीवर्ड नहीं है, जबकि आपका जो टाइप डिफ है ये आपका सी का एक कीवर्ड है। इसीलिए यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, बोथ सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 17 है द मीनिंग ऑफ एरो ऑपरेटर इन ए एरो बी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो आपका एरो ऑपरेटर होता है उसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं एस्ट्रिक ए डॉट बी, बी ए डॉट एस्ट्रिक बी, सी ए डॉट बी या फिर डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका एरो ऑपरेटर होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरीके से जब हमें किसी पॉइंटर को एक्सेस करना होता है मीन्स उसकी जगह हम जो आपका एलिमेंट है उसे एक्सेस करने की जगह अगर हम पॉइंटर को एक्सेस कर रहे हैं तो उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, डॉट की जगह हम एरो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ए डॉट बी। तो यहाँ पे ए डॉट बी की तरह ही एरो ऑपरेटर जो है वो काम करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच इज़ वैलिड स्ट्रिंग फंक्शन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ऑप्शंस में आपको फंक्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन सा आपका वैलिड स्ट्रिंग फंक्शन है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका str-p ब्रेक, बी है str-len, सी str-x-frm या फिर डी str-cut। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी str-len। स्ट्रिंग लेन ये आपका स्ट्रिंग लेन फंक्शन है जिसका यूज़ हम स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करने के लिए करते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपका ये वैलिड स्ट्रिंग फंक्शन है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है इंट एस्ट्रिक सिंबल दिए हुए हैं यहाँ पे डबल और एक्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे इंट जो है आपका वो क्या है, एक डेटा टाइप है, ठीक है, जिसके बाद में यहाँ पे आपने दो एस्ट्रिक सिंबल लिए हैं। सी में जब भी हम कोई पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तब हम एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपने दो एस्ट्रिक यूज़ किए हैं। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर के लिए एक वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स नाम हमने अपने वेरिएबल का दे दिया। तो आपको बताना है कि ऑप्शंस कौन सा इसमें से दिया गया जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए एक्स इज ए पॉइंटर टू पॉइंटर, बी एक्स इज नॉट पॉइंटर, सी एक्स इज लॉन्ग, डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम जब पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो एक एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं, जब हम किसी पॉइंटर के एड्रेस को असाइन करने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं, मीन्स पॉइंटर का जो एड्रेस होता है उसे होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तब हम डबल एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, एक्स इज अ पॉइंटर टू पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपका स्ट्रिंग कैरेक्टर है उसे टर्मिनेट करने के लिए जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उसमें से किस ऑप्शन का हम लोग यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रिंग कैरेक्टर होता है उसे टर्मिनेट करने के लिए हम नल वैल्यू का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपका बी ऑप्शन दे रखा है उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो दिया गया आपका बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए स्टैटिक वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट गेट्स इनिशियलाइज टू। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्टैटिक वेरिएबल को बाय डिफ़ॉल्ट क्या इनिशियलाइज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है आपका 0, बी ब्लैंक स्पेस, सी 1 या फिर डी गार्बेज। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 0। तो इस तरीके से जो आपका स्टैटिक वेरिएबल होता है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच फंक्शन रीएलोकेट मेमोरी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उसमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि मेमोरी को रीएलोकेट करता है। तो ऑप्शन ए है आपका रीएलोक, बी एलोक, सी मेलॉक या फिर डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए रीएलोक। तो रीएलोक जो है वो एक फंक्शन है जिसका यूज़ हम मेमोरी को रीएलोकेट करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन आपका रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। ऑप्शन ए नॉट, बी नॉट इक्वल टू, सी ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर डी लेस देन। तो यहाँ पे आपका जो बी है नॉट इक्वल टू, ये भी एक रिलेशनल ऑपरेटर है, ये भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को चेक करता है। ठीक इसी तरीके से सी ग्रेटर देन इक्वल टू एंड डी लेस देन, ये दोनों भी क्या करते हैं, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को डिफाइन करते हैं, रिलेशन को चेक करते हैं। जबकि ए ऑपरेटर जो है आपका नॉट, ये आपका एक लॉजिकल ऑपरेटर है जो कि रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटर इन सी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा आपका सी का ऑपरेटर है। ऑप्शन ए कॉमा, बी डॉलर सिंबल, सी एट द रेट या फिर डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कॉमा, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कॉमा ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जबकि बी डॉलर सिंबल और एट द रेट सिंबल ये आपके यूज़ नहीं होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसीलिए जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा आपका एक अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए डू वाइल, बी इफ एल्स स्टेटमेंट, सी गो टू स्टेटमेंट या फिर डी फॉर स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ किए जाते हैं आपके, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू। तो यहाँ पे इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, गो टू स्टेटमेंट, क्योंकि आपका डू वाइल, इफ एल्स और फॉर स्टेटमेंट जो है उनके अंदर हम कंडीशन पास करते हैं, इसीलिए ये आपके कैसे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट है। सिर्फ आपका सी जो है वो आपका एक अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज प्रेडिसर टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ड्राइव की गई है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए है आपका ए, बी, सी BCPL या फिर डी C++। तो यहाँ पे आपकी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ड्राइव हुई है आपकी ऑप्शन नंबर बी लैंग्वेज से। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो आपकी थी वो बनी है आपकी BCPL के बाद में आपकी B आई और B के बाद में आपकी C लैंग्वेज आई है। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रेसिडर लैंग्वेज बोलते हैं B को, C की। ठीक है, इसीलिए B ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है। ऑप्शन ए डेनिस रेची, ऑप्शन बी केन थॉमसन, सी बिल गेट्स या फिर डी पैटर नॉर्टन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए डेनिस रेची, क्योंकि आपकी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डेनिस रेची ने आपकी डेवलप की है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सी वाज डेवलप्ड इन द ईयर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किस ईयर में आपकी डेवलप की गई थी। ऑप्शन ए है आपका 1970, बी 1972, सी 1976 या फिर डी 1980। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1972। तो 1972 में आपकी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डेवलप की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 29 है सी इज़ ए डैश लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किस टाइप की लैंग्वेज है। ऑप्शन ए हाई लेवल, बी लो लेवल, सी मिडिल लेवल या फिर डी मशीन लेवल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हाई लेवल, क्योंकि आपकी जो सी लैंग्वेज है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 30 है सी लैंग्वेज इज अवेलेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपकी अवेलेबल होती है। ऑप्शन ए है आपका डॉस, बी विंडो, सी यूनिक्स या फिर डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि आपकी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डॉस को भी सपोर्ट करती है, विंडो को भी सपोर्ट करती है और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करती है, इसीलिए ये इन सभी पर क्या करती है, रन कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका डी आंसर है ऑल ऑफ दिस वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे।